एंड जय हिंद। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक हम पढ़ा रहे थे आपको कैंसर। ठीक है, तो कैंसर की आपके काफी सारे पार्ट्स मैंने आपको करा दिए थे कि कैंसर कितने आपका क्या है। ठीक है, कैंसर सेल के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप के कैंसर हैं, एक बैनिंग ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वही आपका कॉज होता है, किसका, कैंसर का कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको जो इसमें 3 टॉपिक बचे हुए थे, उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर कितने टाइप का होता है। तो हम पढ़ते हैं कौन क्या है आपका टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली जो कैंसर है बेटा, बेसिकली जो कैंसर है ये कितने टाइप का होता है, आपका 4 टाइप का होता है। ठीक है, एक मिनट, सभी को पहले एडमिट ही करो। तो बेसिकली कैंसर कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, तो इनमें जो कैंसर है, अब मैं उस वाले कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके हाथ में कैंसर, पैर में कैंसर, सिर में कैंसर। ठीक है, तो कैंसर के मेन टाइप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू के बेस पर कैंसर कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी के बेस पर जो कैंसर है वो 4 टाइप का होता है, और उन 4 टाइप के मैं यहाँ पर आपको नाम लिखती जा रही हूँ। ठीक है, पहला नाम है वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कहाँ होता है, किसको इफेक्ट डालता है, कौन से टिश्यू पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहला कैंसर कौन सा होता है, कार्सिनोमा। ठीक है, दूसरा जो कैंसर है वो कैंसर कौन सा होता है, मेलेनोमा। ठीक है, दूसरा कैंसर कौन सा है, मेलेनोमा। तीसरा जो कैंसर है, कार्सिनोमा है, मेलेनोमा है, और तीसरा कैंसर है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। ठीक है, इसे हम लिम्फोमा भी बोलते हैं, लिम्फोमा। ठीक है, और फोर्थ टाइप का जो है कार्स, क्या हुआ भाई, आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एडमिट। हाँ भाई, तो 4 टाइप के कैंसर में आपका एक और बचा कौन सा, सरकोमा। सरकोमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के कैंसर हैं, और 4 टाइप के कैंसर में पहला कौन सा है, कार्सिनोमा। दूसरा है मेलेनोमा। तीसरा है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को हम लिम्फोमा भी बोलते हैं। और फोर्थ है आपका कौन सा, सरकोमा। ठीक है, सारे माँ है लास्ट में, सब में देखिए माँ 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 माँ। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके कैंसर हैं। तो कैंसर ये 4 टाइप के हैं। अब ये कौन से टिश्यू को, मैंने जस्ट आपको अभी जस्ट बता के आ रही हूँ, ये किस पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, ये टिश्यू पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो आपके टिश्यू पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो टिश्यू पर इफेक्ट, कौन से टिश्यू पर क्या इफेक्ट डालता है। तो जो कार्सिनोमा कैंसर है, ध्यान से सुनिएगा, कार्सिनोमा कैंसर केवल जो आपके स्किन टिश्यू है, यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यू है, इस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो किस पर इफेक्ट डालता है ये, जो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा आपका इफेक्ट डालता है स्किन टिश्यू पर। ठीक है, किस पर डालता है, स्किन टिश्यू पर। और स्किन टिश्यू पर इफेक्ट डालने के कारण ये कॉज करता है, क्या कॉज करता है, आपका स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। ठीक है, तो स्किन कैंसर को साइंटिफिकली आपका क्या कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा का मतलब जो एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू का मतलब जो स्किन पर, और स्किन का मतलब है आपकी जो कि स्किन कैंसर कॉज करे। तो स्किन कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका मेलेनोमा। अब मेलेनोमा क्या होता है, मेलेनोमा आपकी बॉडी में जो स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, अब आप लाल पीले नीले तो है नहीं, ठीक है, आपकी बॉडी का कलर क्या होगा, या तो आप फेयर होंगे या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, डार्क होगा। तो यही तो 2 बॉडी कलर होते हैं। ठीक है, एक या तो बहुत ज्यादा लाइट यानी कि फेयर कलर, और एक दूसरा वाला कौन सा होता है, आपका लाइट कलर। ठीक है, तो इधर समझिएगा जरा कि जो हमारा मेलेनोमा होता है,
मेलेनोमा हमारी बॉडी के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल मेलेनोसाइट जो पिगमेंट है उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका मेलेनोमा, इट अफेक्टेड मेलेनोसाइट, ठीक है। और मेलेनोसाइट आप जानते हैं, स्टार बना के यहाँ लिख रही हूँ मेलेनोसाइट के बारे में। मेलेनोसाइट क्या होते हैं आपके? दे कंटेन, अच्छा आपको ग्रीन से दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलिए, दे कंटेन मेलानिन पिगमेंट responsible for color of human body, ठीक है। तो मेलानोसाइट क्या है? ऐसे सेल है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेलानिन, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि मेलानिन पिगमेंट जिन लोगों में, जिन पीपल के अंदर मेलानिन पिगमेंट अधिक अमाउंट में मिलता है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा होता है? डार्क होता है। और जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट जितने कम अमाउंट में मिलता है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है उतना फेयर होता है, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है यानी कि आपके अंदर मेलानिन पिगमेंट काफी कम अमाउंट में है, और जिनके अंदर जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट उतना ज्यादा है। और ये मेलानिन पिगमेंट कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? मेलानोसाइट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इन्हीं मेलानोसाइट पर अगर एडवर्स इफेक्ट आपका जो डालता है, ठीक है, तो वो आपके एक स्पेसिफिक डिसीज कॉज करता है, और वो डिसीज को हम क्या बोलते हैं? आपका मेलेनोमा का मतलब है इट अफेक्ट मेलानोसाइट एंड कॉज पिगमेंटेशन ऑन स्किन, ठीक है। स्किन में क्या आपका क्रिएट कर देता है? पिगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, काला हो रहा है या बिल्कुल व्हाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो आपकी बॉडी में मेलेनोमा मींस एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर क्रिएट हो रहा हो। अब बात करते हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। जो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा है ये क्या करता है? ये इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी में प्रेजेंट कौन से? जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उस पर, ठीक है। तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का मतलब है इट अफेक्टेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये किस पर इफेक्ट डालता है? हमारी बॉडी के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और आपको पता है हमारी बॉडी के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है? हमारी बॉडी के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ दोनों ही हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये इफेक्ट डालेगा किस पर? ब्लड पर, और दूसरा किस पर आपका? या फिर लिम्फ पर। बात समझे आप इतनी? तो अगर ब्लड कैंसर हो रहा है या लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ल्यूकीमिया। बात समझ गए? ल्यूकीमिया क्या है? आपका ब्लड कैंसर या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर, ठीक। अब फोर्थ पर आते हैं सरकोमा। ये जो सरकोमा है, ठीक है, सरकोमा कौन सा कैंसर होता है? मीजोडर्मल टिश्यू में, ठीक है, जो अफेक्ट डालता है, या फिर हम यहाँ पर लिख दें मीजोडर्मल कैंसर, ठीक है। मीजोडर्मल टिश्यू पर इफेक्ट डालता है और मीजोडर्म में कैंसर क्रिएट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सरकोमा, ठीक है। अगर स्किन पर इफेक्ट पड़ रहा है, स्किन कैंसर है, तो उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, स्किन कार्सिनोमा। दूसरा है आपका कौन सा वाला? जो आपकी मेलानोसाइट सेल पर इफेक्ट डाले वो मेलेनोमा, ठीक है। अब आपका जो कौन सा होता है? मीजोडर्म होता है। मीजोडर्म में गांठ वगैरह, जो गांठ वगैरह बन जाती है ना, आपने देखी होंगी, ठीक है, बहुत अंदर से ऐसे गांठ बन के उभर के आती है, वो सभी कैंसर किस में आते हैं? आपके सरकोमा में, ठीक है। क्योंकि वो आपकी जो मसल्स है, मसल्स में
प्लोरीफेरेशन या अनकंट्रोल डिवीजन करने लगते हैं सेल के। तो अधिकतर जो कैंसर देखने को मिलता है बेटा ये सरकोमा टाइप का मिलता है। सरकोमा का मतलब है कहीं पर आपकी मीजोडर्म में क्या बन गई होगी, एक ट्यूमर टाइप का फॉर्मेशन हो चुका होगा। और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा क्या है, जिसमें कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाता है, आपका इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें एक और जो है आपको नोट पॉइंट याद रखना है, और वो नोट पॉइंट क्या है, आप जानते हैं जो WBC है, WBC को हम क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी की आर्मी या सेफ्टी गार्ड। ठीक है, जो कि आपको पता है WBC क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं तो उनको किल कर देते हैं। कौन, ये WBC, यही तो करते हैं। तो आप समझते हैं कि WBC तो हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर WBC हो जाते हैं तो पर्सन को क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा रौनक मैं बता रही हूँ, दोनों में कार्सिनोमा और मेलेनोमा में एक बार फिर से डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो समझिएगा, हम लोग क्या समझते हैं कि जो WBC है, ठीक है, WBC का अमाउंट ज्यादा होना हमारे ब्लड में अच्छी बात है, जिससे कि हमें डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेस हैं वो नहीं होंगी। लेकिन होता क्या है बेटा, इधर अगर WBC अपने लिमिट से ज्यादा बढ़ गए तो लिमिट से ज्यादा WBC होने पर, ठीक है, आपका क्या है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBC is a cause of ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में WBC एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो गए तो वो किसका कारण बनते हैं, वो ब्लड कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो हाँ भाई, WBC का भी ज्यादा होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम हुए तो एक बार की आप बच सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, पर्सन आसानी से नहीं बचेगा। ठीक है, अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इन सब में, ये 4 तरीके के कैंसर है, इन सब में सबसे फेटल कौन सा होता है, सबसे लीथल कौन सा होता है, मींस हमारी बॉडी पर सबसे एडवर्स इफेक्ट कौन सा डालता है। ठीक है, शायद उस बच्चे का यही क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कैंसर है बेटा, कैंसर तो सभी लीथल होते हैं अगर उनका सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना कराया जाए। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेटास्टेसिस शो करते हैं। कल वाला टॉपिक पढ़िएगा, आपको मैंने बताया था, मेटास्टेसिस शो करते हैं, मींस कैंसर एक जगह बना और उसके बाद वो कैंसर के सेल पूरी बॉडी में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए कैंसर कैसा होता है, फेटल होता है। ठीक है, कैंसर कैसा होता है, लीथल होता है। तो कैंसर तो सभी लीथल है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा लीथल है वो कौन सा है, आपका ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया कैंसर यानी कि जो ब्लड कैंसर है वो ज्यादा लीथल होता है, क्योंकि पहली बात लीथल होने का इसका कारण क्या है, पहली बात ये जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स निकल के नहीं आते कि लोगों को पता चल जाए कि उसे ब्लड कैंसर हुआ है। जैसे कि सरकोमा है, सरकोमा में क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, बताया था ना, एक ट्यूमर जैसा बन जाएगा। अब ट्यूमर बना तो पर्सन जाके उसकी डायग्नोस कराएगा ना, टेस्ट कराएगा, ये भाई ट्यूमर किस चीज का बना हुआ है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, और पता चल गया फर्स्ट सेकंड स्टेज पे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जो ल्यूकीमिया है इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। कभी इसके सिम्टम्स टाइफॉइड से मैच करते हैं, ठीक है, कभी इसके सिम्टम्स आपके डिसेंट्री से मैच कर जाते हैं। तो आप खुद समझिए कि इसके कुछ अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स ना होने के कारण ये इजिली फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिटेक्ट नहीं हो पाता। और जब वो डिटेक्ट नहीं हो पाता तो भाई क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिसके कारण इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये ज्यादा लीथल हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया है, कार्सिनोमा और मेलेनोमा दोनों ही इफेक्ट डालते हैं किस पर, स्किन पर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आपकी एपिडर्मिस पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, कैसे, जो मेलेनोमा है, मेलेनोमा आपकी स्किन का कलर चेंज करेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूं इससे, ये क्या करेगा, चेंज स्किन कलर, स्किन कलर। ठीक है, ये आपकी स्किन का कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्योंकि ये मेलेनोसाइट पर इफेक्ट डाल रहा है। और अगर हम बात करें कार्सिनोमा पर,
तो ये स्किन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, हो सकता है स्किन को ये क्या कर दे, गला दे। ठीक है, गलाने का मतलब समझते हो ना, स्किन को ये पूरी तरीके से क्या कर दे, यहां से हटा दे और नई स्किन का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, अगर स्किन का कलर चेंज हुआ तो वो आपका मेलेनोमा है। और अगर स्किन में आपका कोई दूसरा इफेक्ट, जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ड स्किन हो गई और स्किन झड़ गई, निकल गई, उसके बाद न्यू स्किन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, घाव टाइप का बन गया है, तो वो आपका कौन सा हुआ, कार्सिनोमा हुआ। तो आई थिंक आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि कार्सिनोमा और जो मेलेनोमा है वो क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। याद रखना 4 टाइप के कैंसर। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। अब हम पढ़ते हैं कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन का मतलब है कि कैंसर का डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी पर्सन को कैंसर है या सिंपल ट्यूमर है। ठीक है, कल ये बात किसी ने पूछी थी, मैंने बताया था डायग्नोसिस ऑफ कैंसर वाला टॉपिक आएगा, वहां पर आप समझ जाएंगे कि भाई ट्यूमर और कैंसर दोनों बाहर से देखने पर तो एक से ही लगते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेनिग्न ट्यूमर है, मींस जो कि कैंसर कॉज नहीं करता, और कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी कि मैलिग्नेंट का मतलब कौन सा कैंसरस ट्यूमर है। तो इसे पहचानने के लिए, इसे डिटेक्ट करने के लिए आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो डिफरेंट आपके मेथड्स हैं, इन मेथड्स में जो पहला मेथड है वो है आपका, अरे खुल जा भाई, ठीक है, पहला मेथड है आपका ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ठीक, ब्लड और बोन मैरो टेस्ट है, इससे हम एक स्पेसिफिक टाइप के कैंसर का पता लगा सकते हैं, और वो स्पेसिफिक कैंसर कौन सा है आपका, लिम्फोमा। ठीक है, स्पेशली लिम्फोमा यानी कि ब्लड कैंसर, यानी कि लिम्फ कैंसर, यानी कि आपका ल्यूकीमिया, तीनों चारों बातें एक ही है ना। तो इसका अगर आपको ब्लड कैंसर का, ल्यूकीमिया का पता लगाना है तो कैसे पता लगेगा, सिंपल ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में पहले ही बता चुकी हूँ, आरबीसी अगर अमाउंट से ज्यादा निकल के आ गई, यानी कि पर्सन को क्या हो रहा है, पर्सन को ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड कैंसर को पहचानने का, डायग्नोस करने का पहला तरीका कौन सा है, उसका ब्लड टेस्ट करिए, या फिर क्या करिए, बोन मैरो टेस्ट करिए। बोन मैरो टेस्ट से 100% श्योरिटी हो जाती है कि पर्सन को ये बीमारी हुई है। बोन मैरो आप जानते हैं ना, आपकी जो बोन्स हैं वो हॉलो नहीं होती, उनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। और जो आपकी फॉर्म्ड एलिमेंट जानते हैं ना, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। और इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है, बोन मैरो करता है। ठीक है, तो बोन मैरो क्या है आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो भाई डब्ल्यूबीसी ज्यादा कौन बना रहा है, बोन मैरो बना रहा है, यानी कि बोन मैरो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। अगर बोन मैरो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, यानी कि पर्सन को क्या हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है, नॉर्मल सी बात है ना। तो पर्सन को ब्लड कैंसर हुआ है, इसका पता लगा सकते हैं हम ब्लड टेस्टिंग से, और उसको कंफर्म कर सकते हैं बोन मैरो टेस्टिंग से। क्योंकि जो बोन मैरो है अगर बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेट है, तो 100% पर्सन को क्या हुआ है, आपका ब्लड या फिर लिम्फोमा हुआ है, ब्लड कैंसर। अब देखिए सेकंड बात करते हैं, कैंसर के में ही और क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, इसका एक और नाम है, इसे हम और नाम से जानते हैं, और आपका बायोप्सी। शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो समझिए आप। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट और बायोप्सी से भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। और स्पेशली ये आपका जो कौन सा सबसे लास्ट वाला, सरकोमा कैंसर था,
ठीक है, कौन सा, सरकोमा कैंसर या इंटरनल ऑर्गन में जो कैंसर हो जाते हैं, ठीक है, उनका पता लगाने के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। अब ये टेस्ट है क्या भाई, नाम तो सुन लिया। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है बेटा, इसमें जो भी इफेक्टेड ऑर्गन है उसका एक छोटा सा पीस, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, ठीक है, और पैथोलॉजी आप समझते ही हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में इफेक्टेड ऑर्गन जहां पर आपका सस्पेक्टेड है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो उसका एक छोटा सा पीस, उस सस्पेक्टेड ऑर्गन का एक छोटा सा पीस आपका क्या किया जाता है, अंडर माइक्रोस्कोप उसे देखा जाता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर उसमें कैंसरस सेल डिटेक्ट हो जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि द ऑर्गन इज सफर्ड फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, जिसे हम बायोप्सी भी कहते हैं, जिसमें इफेक्टेड ऑर्गन का एक छोटा सा पीस काटकर अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरी यानी कि तीसरी बात, तीसरा कौन सा है, तीसरा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, ठीक है। थर्ड कौन सा है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी बाय विच वी डिटेक्ट कैंसर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहानी होती क्या है, सीटी स्कैन सुना है, ठीक है, वही है ये। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी का कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी से हम इंटरनल ऑर्गन, भाई एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जिसमें से कि पीस नहीं काटा जा सकता, अब क्या करोगे, ठीक है, जैसे कि लिवर है, अब लिवर में से अगर पीस काट भी लिया तो कहां से निकालोगे, पहले तो ऑपरेशन मीन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगर किसी इंटरनल ऑर्गन का, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन आप समझते हैं ब्रेन है, ब्रेन का छोटा सा पीस काट लिया तो पर्सन तो वैसे ही पागल हो जाना है, ठीक। तो ऐसे ऑर्गन जो कि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं, उनमें से आप हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे ब्रेन हुआ, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, हार्ट का छोटा सा पीस काट लोगे क्या होगा, दिमाग थोड़ा सा हटा दोगे क्या होगा, पगला जाएगा, मर जाएगा हार्ट काटने से। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का मतलब है सीटी स्कैन, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो एक्सरेज है, कौन सी रेज है, एक्सरेज, एक्सरेज इंटरनल ऑर्गन का क्या बनाती हैं, एक्सरेज फॉर्म 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन का क्या बना देती है बेटा, 3 डायमेंशनल इमेज बना देती है, कहां पर, कंप्यूटर पर, ठीक है। तो सामने से पर्सन की बॉडी के ऊपर से एक्सरेज डाली जा रही है और जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या बन रहा है, वो इंटरनल ऑर्गन का पूरा इमेज बन के आ रहा है। तो वो देख लेगा कि इस इंटरनल ऑर्गन में कहाँ से कोई ट्यूमर सा बन रहा है या फिर उसमें कोई बाउंड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सीटी स्कैन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसका पता लगा सकते हैं हम, कैंसर का। तो कैंसर के डिटेक्शन का तीसरा तरीका। अब आते हैं और कौन सा तरीका है जिससे कि कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कैंसर को डिटेक्ट करने का नेक्स्ट है आपका MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, ठीक है। तो MRI है, MRI में क्या किया जाता है, जिसमें कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन विद आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें तो एक्सरेज डाली थी, एक्सरेज कैसी होती हैं, कल आपको पढ़ाया था मैंने, आयनाइजिंग, ठीक है, आयनाइजिंग होती हैं, मींस आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इसमें हो सकते हैं। जबकि जो MRI है, MRI में जो रेज, किसी भी पर्सन के अंदर जो रेज डाली जाती हैं वो कैसी होती है, नॉन आयनाइजिंग, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेज होंगी, प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, M से, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो यहां पर
जो एमआरआई है, एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग अगर जो रेज है किसी पर्सन के अंदर डाली जाती हैं तो उससे भी आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जगह कि भाई कहाँ पर किसी भी ऑर्गन में स्पेसिफिक जगह पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन से आपका पता लग जाता है कि इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लेकिन एमआरआई से पता चल जाता है कि ऑर्गन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि एमआरआई ज्यादा इफेक्टिव है डिटेक्शन ऑफ कैंसर में। ठीक है, सीटी स्कैन से पता चल जाएगा कि इंटरनल ऑर्गन कौन सा खराब है, किसका फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, जबकि ये इंटरनल ऑर्गन के किस पार्ट पर इफेक्ट पड़ा हुआ है आपकी इफेक्टेड डिसीज का, तो ये पता लगा देता है कौन, एमआरआई। अब इसके अलावा कौन सी है आपकी मोनोक्लोनल, फिफ्थ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें आपका एंटीबॉडी से, ठीक है, एंटीबॉडी से पता लगाया जाता है कि पर्सन के अंदर कैंसर है या नहीं, क्योंकि कैंसरस सेल भी आपको पता है, कैंसरस सेल भी एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या करती हैं, कैंसर सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीजन, क्या बनाती हैं, एंटीजन बनाती हैं। अब देखिए, मान रहे हैं, सोच के चल रहे हैं कि शायद इस पर्सन को कैंसर है। ठीक है, तो उसकी हमने क्या बना ली, 4 सेल निकाल ली। ठीक है, जिस ऑर्गन में हमें सस्पेक्टेड है, हमें ऐसा लगता है कि उसे इस ऑर्गन में कैंसर है, तो उस ऑर्गन का हमने 4 सेल निकाल ली। ठीक है, तो ये आपकी सस्पेक्टेड सेल है जिन्हें में कि कैंसर हो सकता है। अब हमने क्या किया, ये अब जो भाई सस्पेक्टेड सेल है, यानी कि ये सब क्या बना रही होंगी, ये सब एंटीजन बना रही होंगी। समझ रहे हैं ना, एंटीजन ही तो होते हैं जो हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, आपको पढ़ा चुकी होंगी ये। अब देखो, पता करना है कि वास्तव में इसके अंदर एंटीजन है कि हम यूं ही मान के चल रहे हैं, तो इसके लिए एवरी पर अलग अलग टाइप का क्या आपका डाला जाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो सब पर हमने एंटीबॉडी डाला। अगर ये सारी की सारी, मान लीजिए इसमें से 2 ये या 3 ये क्या हो गई, मर गई, यानी कि मर गई का मतलब क्या है, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों में एंटीजन रहे होंगे, उन एंटीजन के साथ इस एंटीबॉडी ने क्या कर लिया, आपका पैचअप कर लिया, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने से सेल की डेथ हो गई, सेल डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि कंफर्म हो गया कि पर्सन को क्या है, कैंसर है। ठीक है, क्यों कैंसर है, क्योंकि कैंसर के सेल एंटीजन बना रहे थे और हमने बाहर से उसे जो एंटीबॉडी दी, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, पढ़ चुके हैं आप एलाइजर टेस्टिंग में। एलाइजर टेस्टिंग का जो आपका क्या था प्रिंसिपल था, वो भी यही था, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को कैंसर है। लेकिन अगर ये तीनों आपकी कैसी रहती हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसी सेल ली थी बिल्कुल वैसी ही रही, हमने उनके ऊपर एंटीबॉडी डाल दिया तब भी, यानी कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन थे ही नहीं, और जब एंटीजन नहीं थे तो एंटीबॉडी भी किसी के साथ क्या नहीं करेगी, पैचअप नहीं करेगी, इंटरेक्शन नहीं करेगी। और जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये सारी की सारी चारों की चारों सेल सरवाइव कर गई, यानी कि खुशखबरी है, पर्सन को कोई डिसीज नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप इतना समझे होंगे। हाँ भाई रौनक, एक्सरेज अगर आप लंबे टाइम तक एक्सरेज के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, एक्सरेज भी कैंसर कॉज करता है 101%, ये भी आपसे मैंने कल बोला था। तो ये बात समझ गए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि जिसका प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इस पर बेस्ड होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दीज आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है कैंसर के डिटेक्शन के लिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया? चलो इसमें एक और लिख लो, एक और लिख लो, और वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये खैर इंडिया में इसका थोड़ा सा चलन कम है इस वाली टेक्निक का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक में होता क्या है आपको पता है, एवरी पर्सन के अंदर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन्कोजीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कैंसर। ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो ऑन्कोजीन्स है कैसे मिलते हैं, आपके सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते हैं, मींस इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कल का पूरा लेक्चर याद होगा तो इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। सभी पर्सन, आप हो मैं हूं, हम सभी के अंदर एक स्पेसिफिक जीन्स मिलते हैं, और वो जीन्स कौन से होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं। और ये ऑन्कोजीन्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। इन इनएक्टिव फॉर्म के जीन्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, रेडिएशन वगैरह केमिकल्स इनसे अगर किसी तरीके से सेलुलर या इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं। ये बताई थी पूरी। अब वही कहानी ये है, अब किसी को कैंसर का पता लगाना है तो उसकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर लीजिए, मींस उसकी क्रोमोसोम निकाल लीजिए। पर्सन का क्या करेंगे, क्रोमोसोम निकालेंगे, क्रोमोसोम, और ये रहा मान लीजिए क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। अब भाई यहाँ पर जो जीन्स है, मान लीजिए ये ऑन्कोजीन्स है। अब हमने इस ऑन्कोजीन्स को डिटेक्ट किया, ठीक है, इसको डिटेक्ट किया कि ये एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट है। अगर ये एक्टिवेट मिली, अगर हमें ये एक्टिवेट मिली यानी कि पर्सन को कैंसर है। कैंसर तभी होगा जबकि ऑन्कोजीन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर ये इनएक्टिवेट है यानी कि पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी होगी, इलाज करा लो, ठीक है। बात समझ में आए? तो ये सारी आपकी, और हाँ, जो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिससे 100% कम टाइम में ही पता चल जाता है कि पर्सन को कोई स्पेसिफिक डिसीज यानी कि कैंसर है या फिर नहीं है, ठीक। तो ये सारी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कैंसर के डिटेक्शन में यूज होती है। आ जाइए सेकंड वाला, हिस्टोलॉजिकल टेस्ट। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट रिपीट करना है। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें कि सस्पेक्टेड ऑर्गन का एक छोटा सा पीस, जैसे हम टिश्यू कहते हैं, उसे बॉडी से निकाल के और पैथोलॉजी लैब में एक्सपर्ट एग्जामाइन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें कैंसरस सेल है या नहीं है, ये कहलाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट और बायोप्सी। चलिए रफ करूं मैं। अब आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट पर। क्या है कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, पहला है इसमें सर्जरी। ये बहुत इजी है, ठीक है। सर्जरी में क्या है, जो भी ऑर्गन है या जो भी ट्यूमर है, पता चल गया कैंसर है, उस ऑर्गन को हटा दीजिए सर्जरी से, ठीक है। ऑपरेट करके सर्जरी से उस ऑर्गन को जो कि आपका कैंसर से इफेक्टेड है उसे रिमूव कर दीजिए। हो गई बात, चलिए समझ गई। दूसरा आता है इसमें रेडियोथेरेपी। कौन सा है, रेडियोथेरेपी। और ध्यान रखिए कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं होता कि पर्सन का केवल सर्जरी कर दिया उसका कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। सारी स्टेप वाइज की जाती है, मींस पहले उसका सर्जरी किया, उसके बाद रेडियोग्राफी करेंगे, उसके बाद कीमोथेरेपी करेंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, अब उस पर्सन का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन निकाल दिया गया, ठीक है। मान लीजिए यहां से कैंसर सेल थे निकाल दिए गए और आसपास ये सारे सेल बचे हुए हैं, तो हो सकता है बेटा कि इस कैंसर के सेल ने, जो यहाँ पर पहले कैंसर का सेल था, उसने आसपास के सेल को भी क्या कर दिया हो, इफेक्टेड कर दिया हो। तो इसके लिए
सर्जरी के बाद जिस ऑर्गन की सर्जरी हुई है, कैंसर जो सेल से रिमूव किए गए हैं उसके ऊपर रेडिएशन डाले जाते हैं, और वो रेडिएशन क्या करते हैं, आसपास के जो भी सस्पेक्टेड सेल हैं जिसमें की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि इनमें कैंसर हो सकता है, वो आपके क्या हो जाते हैं, रेडिएशन के इफेक्ट से, रेडिएशन के इफेक्ट से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कौन से, अगर एक आधा भी कैंसरस सेल यहां पर बचा तो दूसरा क्या है, रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन डाले जाते हैं आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर सर्जरी। अब थर्ड आते हैं, थर्ड है आपका कीमोथेरेपी, ये शायद आपने सुना भी होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, केमिकल्स, कीमोथेरेपी का मतलब क्या है, केमिकल्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डेंजरस टाइप के जो केमिकल्स हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, डेंजरस का मतलब है कैंसरस सेल को किल करने वाले। तो पहले उसकी सर्जरी कर दी, उसके बाद क्या किया, रेडियोथेरेपी कर दी, एक आधा जो सेल बचा था उसे रेडिएशन से खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी सस्पेक्टेड है कि अभी भी एक आधा कैंसर सेल बचा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक सिंगल कैंसर सेल भी छूट गया तो वो फिर से क्या कर देगा, कैंसर बना लेगा, क्योंकि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट होती है, उसकी जो डिवीजन रेट होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद कीमोथेरेपी किया जाता है, इन पर क्या डाला जाएगा, आपके ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब समझते हो ना, केमिकल्स, इन पर ड्रग्स डाली जाएंगी जिससे कि कोई भी आपका कैंसर सेल अगर बचा हो आफ्टर रेडियोथेरेपी वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज आपके किए जाते हैं ये सारी चीजें। कीमोथेरेपी का कभी कभी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि पर्सन के बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, एनीमिया हो जाता है, मींस उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये आपके क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट के तरीके हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है लूजिंग हेयर, हेयर का लॉस हो जाना, बाल झड़ जाते हैं, और दूसरा एनीमिया हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, एक तो हेयर फॉल, मैं लिख देती हूँ, इसके जो साइड इफेक्ट हैं भाई, जब बहुत सारी केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर डाले जाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हेयर लॉस, हेयर लॉस और प्लस एनीमिया, मीन्स ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसके अलावा आपका क्या किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी, ये कुछ अलग ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी। इसमें पर्सन का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्फा इंटरफेरोन आपके एंटर कराए जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको पता है इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, जो कि वायरल सेल को खत्म करते हैं। तो ये अल्फा इंटरफेरोन्स क्या है कि एक ऐसा कैंसर जो कि वायरस से हो रहा हो, बताया था ना कल, वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर फीमेल में। अगर इस टाइप का कैंसर है तो पर्सन के अंदर अल्फा इंटरफेरोन एंटर करा दीजिए, वो ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरोन्स जो हैं वो किल कर देते हैं किसको, वायरस इन्फेक्टेड सेल को। तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है और कैंसर सही हो जाता है। तो ये है इम्यूनोथेरेपी। तो आपका जो कैंसर वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया। ठीक, कल से नया टॉपिक ड्रग्स वाला आपका मैं स्टार्ट कर दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना टाइम होने वाला है आपका। चलिए ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इसको दोबारा देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पे डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।